नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है और आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने यूपीएससी के 3 मेंस दिए हैं और 2 इंटरव्यू भी दिए हैं। यूपी पीसीएस के भी मैंने 2 मेंस और 1 इंटरव्यू दिया है। तो इस तैयारी के जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी चीज़ों को सीखा है, जैसे कि किसी विषय को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन विषयों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हमारे आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने सीखा है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज़ को शुरू करने वाला हूँ और वो सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपका ये सवाल होगा कि इस सीरीज में क्या क्या शामिल है। तो इस सीरीज में सारे स्टैटिक पोर्शन हम शामिल करेंगे। स्टैटिक पोर्शन के लिए जो सोर्स रहने वाला है वो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज होंगी। हम डेली जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक्स में किस तरीके से पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम पता लगा पाएं कि हम जो पढ़ रहे हैं या जो हम सीख रहे हैं क्या उससे हम यूपी पीसीएस के उन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए हम डेली एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण चीजें होंगी। तो ठीक है, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इस सीरीज के पहले सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर पर जंप करते हैं। और जो पहला चैप्टर है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हम उस संरचना को 6 भागों में बांटते हैं। 6 भागों में सबसे पहला आपका आ जाता है हिमालय पर्वत, दूसरा आ जाता है उत्तर भारत के विशाल मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार जिसमें डेक्कन प्लेटू महत्वपूर्ण है। चौथा जो है आपके तटीय मैदान हो गए, यानी ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, और पांचवा मरुस्थल, थार मरुस्थल। सिक्स्थ जो लास्ट विभाजन है वो है लक्षद्वीप और अंडमान यानी भारतीय द्वीप समूह। तो हमारा जो सबसे पहले फोकस होने वाला है वो हिमालय पर्वत पर होने वाला है, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण या फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं और हिमालय पर्वत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। कुल मिला के अभी जो स्टार्टिंग का ये चैप्टर रहने वाला है वो आपका टोटली मैपिंग बेस्ड रहने वाला है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ हम मैप को भी कवर कर रहे हैं। तो मैप को कवर करने के दौरान जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, तो हम पहले माउंटेन्स कवर करेंगे। सारे माउंटेन्स को कवर करने के साथ साथ हम पासेस कवर करेंगे, जितने भी दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे जरूरी हैं एग्जाम के लिए वो कवर करेंगे। थर्ड नंबर पर हम सारी नदियों को रिवर्स जितनी भी रिवर्स हैं महत्वपूर्ण हम उनको कवर करेंगे। इसके बाद हमारे नेशनल पार्क हो गए, वन जीव अभ्यारण्य हो गए और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा एक तरीके से स्टैटिक तो तैयार ही होगा और हमारा मैपिंग वाला पोर्शन भी तैयार होगा। तो ठीक है, बहुत ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करते, हम सीधे हिमालय पर्वत पर चलते हैं। तो हिमालय पर्वत को पढ़ने से पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, वो समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए, इस निर्माण को समझने के लिए हमें आज से 20 से 25 करोड़ साल पहले जाना होगा, जिस दौरान सारे महाद्वीप जो थे वो एक समूचे भूखंड का भाग होते थे जिसको हम पैंजिया कहते थे। और ये पैंजिया एक पैंथलासा महासागर पर तैरता था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, रेडियो एक्टिविटीज की घटनाओं, संवहनी धाराओं की वजह से ये जो महाद्वीपीय खंड था, पैंजिया खंड था, वो विभक्त होने लगता है और इसके उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व ये अंगारा लैंड उत्तर की ओर गति करता है और गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर गति करता है। लेकिन अगेन गतियों में परिवर्तन आता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य कई कारकों के कारण भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में गति करती है। इस गति करने के दौरान यूरेशियन प्लेट के साथ उसका टक्कर होता है और इससे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। एक बार इस कहानी को फिर से देखते हैं कि आज से 20-25 करोड़ साल पहले इस पैंजिया का विभाजन होता है और विभाजन के दौरान अंगारा लैंड, जैसे हमने पढ़ा, उत्तर की ओर और गोंडवाना लैंड पश्चिम की ओर, और इसके बीच में जो बचा हुआ पानी रह जाता है या जो पानी आता है उसको हम टेथिस सागर का नाम देते हैं। 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट की तरफ हमारी भारतीय प्लेट मूव करती है उत्तर पूर्व की दिशा में। जब उत्तर पूर्व की दिशा में मूव करती है तो भारतीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अंदर की ओर धंसने लगती है और ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट जब नीचे की ओर धंसती है तो यहाँ पर जितना भी टेथिस सागर का मलबा था वो मलबा एक फोल्ड का रूप ले लेता है और इसी फोल्ड के रूप को हम नाम देते हैं हिमालय पर्वत का। और यह इंडियन प्लेट आज भी उत्तर पूर्व की दिशा में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से मूव कर रही है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर भूकंप आते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से यहाँ ज्वालामुखी आते हैं और इसी मूवमेंट की वजह से जो हिमालय का आकार है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने सारी जो हिमालय पर्वत के निर्माण की एक घटना थी वो मैंने देखी, हम लोगों ने देखी। तो इसके बाद
इस पूरी घटना पर अभी तक यूपीपीसीएस ने कितने सवाल पूछे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इन सवालों को आप पढ़िए और इनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है यानी नीचे 4 दिशाएं दी गई हैं। आपको बताना है किस दिशा की ओर सरका है। क्या ये पश्चिम की ओर सरका था? नहीं। क्या ये दक्षिण की ओर सरका था? नहीं। क्या ये पूर्व की ओर सरका था? नहीं। तो सीधा से इसका आंसर है उत्तर की ओर। ये उत्तर पूर्व की ओर सरका था, तो इसका आंसर ए आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने क्या पढ़ा? गोंडवाना लैंड का भाग था, जिसका आंसर ये होगा। फिर तीसरा सवाल एक और देखते हैं। आपको इसमें असत्य यानी क्या सही नहीं है उसकी खोज करनी है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही, हमने देखा भी। हिमालय पर्वत विश्व में सबसे नवीन पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, हाँ सही है, हमने अभी देखा कि 4 से 5 करोड़ साल पहले बना है और अभी भी इसका निर्माण जारी है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि आप इस इमेज में देखिए, ये जो आपकी पश्चिमी जो है किनारा, आपको क्या लगता है कि ये नदियों के जमाव से बना है? नहीं, ये जब गोंडवाना लैंड से हमारा भारतीय प्लेट अलग होती है तो उस अलग होने के दौरान पश्चिमी हिस्से का निर्माण होता है। चौथा स्टेटमेंट जो है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, सही है। इसको हम आगे जब मिनरल्स का पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप इसको सही मानिए। एक और सवाल इसको देखिए, मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो ठहर कर इसको पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें जैसे अभिकथन है, अभिकथन में क्या लिखा है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हिमालय हमारी भारतीय प्लेट मूव कर रही है, तो अभी भी ऊंचा हो रहा है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जब टकरा रही है, टकराने की वजह से फोल्ड की प्रक्रिया, वलन की प्रक्रिया अभी भी जारी है और जिसकी वजह से हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। तो यानी अभिकथन ए सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो सी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही है। यूपीपीसीएस 2024 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें देखी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कंप्लीट पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक चित्र और इमेज को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, हमने हिमालय पर्वत के निर्माण को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं, हिमालय पर्वत को अक्षांश की दृष्टिकोण से कितने भागों में विभक्त किया जाता है और देशांतर के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अभी हम मोटा मोटा एक चीज समझ लेते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि हमें आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जब हमने पहले देखा कि ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इस यूरेशियन प्लेट में, ये यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट में हमारी ये भारतीय प्लेट टकरा रही है। ठीक है, ये भारतीय प्लेट जब टकराई तो यहाँ पर पामीर नोट का सबसे पहले एक पर्वत का निर्माण हुआ या पठार का निर्माण हुआ और इसी पठार से कई पर्वत अलग अलग दिशा में निकलते हैं। चूंकि कई पर्वत अलग अलग दिशा में निकलते हैं, ऐसा लगता है कि पर्वतों की एक गांठ नुमा यहाँ संरचना है, इसीलिए इसे पामीर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इधर की साइड हम देखते हैं हिंदू कुश पर्वत निकल रहा है, नीचे की तरफ इसी में सुलेमान श्रेणी भी है, इधर ये कुनलुन श्रेणी भी है और इधर की साइड तियानशान पर्वत निकलता है। तो ये तो हम जब हम वर्ड मैपिंग करेंगे तब देखेंगे इन पर्वतों को। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस है इस काराकोरम पर्वत पर। ये काराकोरम पर्वत है, ये आपका लद्दाख पर्वत है और ये जास्कर श्रेणी जा रही है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों को मिलाकर जो नाम दिया जाता है इससे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्रेट हिमालय, यहां से जो श्रेणी जा रही है उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंचाई है, इसी हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई है और इसी हिमालय की सबसे ज्यादा लंबाई है, इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। ये इसकी जो शुरुआत होती है ये पीओके क्षेत्र में नंगा पर्वत है, वहां से शुरू होकर यहाँ नामचा पर्वत तक ये पर्वत जाता है। इसके नीचे की जो रेंज है उसे हम लघु हिमालय कह देते हैं या मध्य हिमालय भी कहते हैं, जो कि नेपाल तक जाता है। और सबसे नीचे जो रेंज है वो है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज जो आपकी जाती है अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। अभोर, डफला, मिरी, मिशमी जो अरुणाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी शिवालिक का ही एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है। तो हमने यहाँ देखा ट्रांस हिमालय और हमने हिमालय की ये 3 प्रमुख शाखाएं देखी, जिसमें कि आपका ये ग्रेट हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय है और ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो हमें मोटा मोटा एक हमारे दिमाग में चित्र होना चाहिए कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। एक तो हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हम दूसरा मिडिल हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो कि हमने बताया था वो सेम चीज थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लेते हैं कि हिमालय का अक्षांशीय विभाजन।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर देखा। देन इसके बाद हमने देखा महान हिमालय। इसी हिमालय को हम हिमाद्री नाम भी देते हैं। यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा था कि हिमाद्री किसका पर्यायवाची है या किस हिमालय को हिमाद्री नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखा है कि इसमें माउंट एवरेस्ट जैसी महत्वपूर्ण पीक शामिल है। फिर तीसरा लघु हिमालय, इसका ज़्यादातर भाग हिमाचल में है, इसलिए इसे हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं। और इसी हिमालय में बहुत सारी घाटियाँ, पर्वतीय नगर सब बसे हुए हैं। ठीक है। इसी लघु हिमालय की ही एक श्रेणी है पीर पंजाल, और पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में आपकी कश्मीर घाटी है। फिलहाल जब हम हिमालयों से हटकर दर्रों को पढ़ेंगे तो उन दर्रों में इन सारी कश्मीर, शिमला, मनाली, मसूरी, लद्दाख, लेह, इन सारे शहरों को, सारी घाटियों को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम उसमें ये भी देखेंगे कौन सा दर्रा किस शहर को जोड़ता है। अभी के लिए फिलहाल हम सिर्फ फोकस करेंगे पर्वतों पर। ठीक है। जो चौथी श्रेणी थी वो थी उप हिमालय शिवालिक। ठीक है। इसके नीचे आपको भाबर तराई रीजन मिलते हैं। जब हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और उत्तरी भारतीय मैदान, तो इन दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इन चारों की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पर बात करनी है। ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, इसमें ट्रांस का क्या मतलब है। ट्रांस हिमालय में ट्रांस का सीधा सा मतलब है कि यह हिमालय महान हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र पर्वत श्रृंखलाएं हैं और हिमालय से उत्तर दिशा में है या हिमालय से पार है, दूर है, इसलिए हम इन्हें ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो इस ट्रांस हिमालय के जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो सबसे पहली श्रेणी है वो आपकी है काराकोरम श्रेणी। इस तरीके से आपकी पहली श्रेणी काराकोरम रेंज है। ठीक है। इसी काराकोरम रेंज पर आपको यहाँ पर सक्सगाम वैली आपको देखने को मिलेगी घाटी। ठीक है। और यहाँ पर आपको सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, जिसके जवाब में भारत ने 1984 पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और इसी ऑपरेशन मेघदूत से पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा था। ठीक है। तो ये काराकोरम श्रेणी है। इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको K2 देखने को मिलेगी। चूंकि अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल पर है, तो वो भारत की चोटी हो नहीं सकती है। तो फिर बात आती है कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी की जो K2 है, जिसकी हाइट 8,500 मीटर के आसपास है, तो वो होनी चाहिए भारत का पार्ट। तो इसमें भी ये सवाल बनता है कि नहीं, ये भी चोटी नहीं है। क्यों चोटी नहीं है? चोटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम देखेंगे भारत का ये हिस्सा, एक सेकेंड, भारत का ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम POK बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला इतना हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है। तो इस POK वाले हिस्से में K2 पड़ती है, जिसकी वजह से ये इसको भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं कहा जाता है। ठीक है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और हम वापस से आते हैं ट्रांस हिमालय पर। तो हमने ट्रांस हिमालय की जो चोटी देखी, पहली देखी रेंज जो देखी, वो काराकोरम श्रेणी देखी। काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। इसी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में आपकी लद्दाख रेंज है। ये जो रेंज आपको ऐसे दिखेगी, ये आपकी है लद्दाख रेंज। ठीक है। और लद्दाख रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोशी है। ठीक है। आपको यहाँ पर माउंट राकापोशी देखने को मिलेगी, इस लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। इसी ट्रांस हिमालय का जो तीसरा भाग है वो है जास्कर श्रेणी। जास्कर इस तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख में इस श्रेणी का विस्तार है। ठीक है। तो ये आपको हो गई जास्कर श्रेणी। ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी आपकी जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से ही प्रवाहित होती है। ठीक है। तो फिलहाल हम जब नदियों के चैप्टर को कवर करेंगे तो उसमें हम इस चीज को विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से निकल रही है। ठीक है। तो जास्कर श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट शिला है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जो तिब्बत में जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं कैलाश श्रेणी। ठीक है। और कैलाश श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कैलाश है। ठीक है। तो मेनली ये तीन श्रेणियां, एक सेकंड, ये तीन श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपकी ट्रांस हिमालय का भाग हो जाती हैं। ठीक है। तो कुल मिला के हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अभी मोटी मोटी चीज़ें देख ली कि ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां आ रही हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन तीन श्रेणियों की हमने सर्वोच्च चोटी भी देख ली, K2, माउंट राकापोशी, माउंट शिला। जब इसको हमें याद करने की जरूरत हो तो इसकी ट्रिक है कलेजा कैलाश का। कलेजा से का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर के दक्षिण की तरफ इन चोटियों या इन श्रेणियों को अरेंज कीजिए
तो कलेजा वाली ट्रिक आप लगाइएगा। तो काराकोरम सबसे पहला, लद्दाख दूसरा, जास्कर तीसरा। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में देखा। एक ये विजुअल इमेज और है जिसमें आप एक बार और देख सकते हैं कि ये पामीर की घाट है, यहाँ से तियान शान, कुल्लून शान, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसी लद्दाख श्रेणी का एक्सटेंडेड वर्जन कैलाश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान। ठीक है, तो ये हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देख लिया। तो एक इससे जो जुड़ा हुआ सवाल पूछा है यूपीपीसीएस ने 2024 में, तो इस सवाल को एक बार पढ़ के देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 5 सेकेंड का समय है आपके पास। ठीक है, तो यह है सक्शगाम घाटी के बारे में प्रश्न पूछा गया। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाउंड्री एरिया पर स्थित है, यह चोटी सर्वोच्च चोटी घाटी है। तो यहाँ पर रणनीतिक रूप से सैनिकों की तैनाती और भी अनुसंधान सेंटर और इत्यादि चीजें यहाँ इंस्टॉल की जा सकती हैं। तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है। ये बात भी सही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा पीओके का हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। भारत ने इस घाटी पर चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पे विरोध दर्ज कराया। ये कॉमन सी बात है, क्योंकि पीओके जो पार्ट है वो पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित किया गया है। कुल मिला के वो हमारा ही हिस्सा है, इंडिया का ही पार्ट है। और इस पार्ट में कोई भी एक्टिविटीज होगी, किसी भी तरीके की गतिविधि होगी, तो भारत उसका विरोध करेगा ही करेगा। तो इस कथन का गलत होने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो ये भी सही है, तो आपके डी ऑप्शन आ जाएगा, कथन 1 और 2। तो इस टाइप के आपके यूपीपीसीएस में सवाल पूछे जा रहे हैं, और इन सवालों को हम इसी तरीके से अपने कंटेंट के साथ साथ शामिल करते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कवर किया? हमने देखा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का पहला भाग ट्रांस हिमालय, सॉरी ये हिमालय का भाग नहीं है इसीलिए इसका नाम ट्रांस हिमालय, तो हमने ट्रांस हिमालय को देखा। तीसरा, अब हम देखेंगे हिमालय को। ठीक है, तो अब हमारा जो सबसे मेन टॉपिक आ जाता है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो इस हिमालय का जैसे कि हम ऊपर ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि इसमें जो पहला पर्वत है वो है, हम उसे नाम दे रहे हैं बृहत हिमालय। उसी को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिमाद्री किसका पर्यायवाची है, और उसमें ऑप्शन में थे बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और चौथा जो था वो शायद ट्रांस हिमालय था। ठीक है, ये ऑप्शन थे आपके, तो ये हमें पता भी होने चाहिए इनके पर्यायवाची क्या है। तो ये है बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालयन का। ठीक है, एंड सेकेंड लघु हिमालय को हम देखेंगे, ऑलरेडी हम इसके बारे में ऊपर देख चुके हैं। और तीसरा है शिवालिक। तो हिमालय के इन 3 भागों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आएगा वो आएगा बृहत हिमालय। तो इस पर हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और इसके महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पर आपका काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर, ये आपके ट्रांस हिमालय के भाग हो गए थे। इसी के ही साउथ में नंगा पर्वत ही जगह है। नंगा पर्वत से ये शुरू होता है हिमालय, और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बीच में बाउंड्री बनाते हुए उत्तराखंड, नेपाल से होते हुए आगे सिक्किम और अरुणाचल तक जाता है। ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि इस हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं, तो इसलिए इसको महान हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत से आते हैं तो उत्तराखंड, इस वाले राज्य में, उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। इसी हिमालय, ग्रेट हिमालय पर बसी हुई, इसी ग्रेट हिमालय का वो पार्ट है। तो उन चोटियों को हम देखते हैं। जो सबसे पहली चोटी है वो है बंदरपूंछ। इसी में ही आपका है यमुनोत्री ग्लेशियर, और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है। दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर भी इसी का पार्ट है। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा माता निकलती हैं, गंगा रिवर। ठीक है, फिर आपको यहीं पर केदारनाथ की चोटी है, केदारनाथ। फिर हम और पूर्व की साइड चलेंगे तो बद्रीनाथ। ठीक है, और पूर्व की साइड हम चलते हैं तो हमें और महत्वपूर्ण चोटियाँ मिलती हैं, जैसे कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल। तो मेनली उत्तराखंड में जो है महान हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ वो ये हैं, बंदरपूंछ, गंगोत्री, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल। तो यहाँ की तो हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल में हमें कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चोटी है वो है आपकी धौलागिरी। धौलागिरी के पूर्व में है आपकी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के पूर्व में है मनसालू। मनसालू से पूर्व में है गौरी शंकर। गौरी शंकर से पूर्व में है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट से पूर्व में, सॉरी ये मार्कर आपका आगे तक चला गया, फिलहाल ये सारी नेपाल में है, और लास्ट में है मकालू। तो ये 6 चोटियाँ आपकी नेपाल में ही हैं। इनको याद करने का आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी डैम जेम, यानी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू।
ये आपका है सिक्किम, सिक्किम में ही है कंचनजंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आखिरी चोटी वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को जो लिखा गया है वो कंप्लीटली समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में ये सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से और अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। बस आप एक माइंड मैप आप इस चीज को बनाने की कोशिश करिए कि कौन से पर्वत में कौन सी चोटियां हैं। यहीं से आपके सवाल निकल कर आते हैं, यहीं से आपके आरओ लोअर पीसीएस के भी सवाल आते हैं, यहीं से यूपी पीसीएस के, इवन यूपीएससी के भी सवाल इन्हीं गहराई से जो संबंधित जानकारी है वहीं से आते हैं, ठीक है। तो एक इमेज फॉर्म में मैंने फिर से एक ये बनाकर अटैच किया है जिसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि जो हमने पढ़ा था नंगा पर्वत, बंदरपूछ, यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी, यहीं आपका त्रिशूल है, इस इमेज में नहीं है, यहाँ त्रिशूल है। ये सारी यहाँ तक नेपाल में आ जाती हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये आपका सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगेन इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लिखी हुई है कि सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत जो कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में है। उत्तराखंड में बंदरपूछ, यमुनोत्री से आपका यमुना का उद्गम हो रहा है, गंगोत्री से गंगा का उद्गम हो रहा है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में है, बद्रीनाथ चार धाम के रूप में प्रसिद्ध है, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल। नेपाल में हमने जो पढ़ा धौलागिरी, डैम जैम जो हमने पढ़ा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये नेपाल की चोटियाँ। सिक्किम में है कंचनजंगा और सबसे पूर्व में है नामचा पर्वत। तो ये यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, आपको याद करने में दिक्कत हो रही होगी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश किया। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बंदर गंगा नदी पार करके केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए और कामेट के साथ नंदा देवी की पूजा की। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से आपके उत्तराखंड में जितनी भी पीक्स हैं ग्रेटर हिमालय की वो आप रिकॉल कर पाएंगे। फिर ये नेपाल में जितनी भी पीक्स हैं आप डैम जेम वाले फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा ग्रेट हिमालय खत्म हुआ। ग्रेट हिमालय की कौन सी चोटियां हैं, ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो एक ये सवाल आया था यूपी पीसीएस ने 2020 में पूछा था, एक बार इसको पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हम जब पासेस पढ़ेंगे तो उसमें जो भी घाटियाँ हैं, देहरादून हो गई या कश्मीर घाटी होगी, तब हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने वीडियो के बीच में डिस्कस किया था कि जहाँ ग्रेट हिमालय है और लघु हिमालय की एक श्रेणी है पीर पंजाल, तो इसी पीर पंजाल में आपका कश्मीर घाटी है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बी होगा। खैर इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ा हमने, कैसे उसका निर्माण होता है, पहला। दूसरा हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण रेंजेस पढ़े। तीसरा हमने पढ़ा हिमालय, तो उस हिमालय में हमने पहला टॉपिक देख लिया है ग्रेट हिमालय, ठीक है। सेकेंड लघु हिमालय, जो ऑलरेडी मैं मैप में बता चुका हूँ। यहाँ पर उस लघु हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का जो विस्तार है वो आपके जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाता है और आगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए नेपाल और आगे तक विस्तृत है। तो सबसे पश्चिम में जो है इसकी पीर पंजाल श्रेणी है, यही पीर पंजाल श्रेणी है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल में स्थित है। फिर इसके बाद धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप इसमें देख रहे होंगे इमेज में, पीर पंजाल धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ आपके नाग टिब्बा, मसूरी, ये सारी श्रेणियाँ हैं, जिसमें कि नाग टिब्बा है, दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी मसूरी है, मसूरी रेंज में ही मसूरी शहर बसा हुआ है, ठीक है। और नेपाल में इसी लघु हिमालय की एक्सटेंडेड वर्जन को जो नेपाल तक गया है उसको हम महाभारत कहते हैं। तो आपके सामने अगर सवाल आता है कि पीर पंजाल किसका भाग है, लघु हिमालय का या मध्य हिमालय का या हिमाचल श्रेणी का भाग है, धौलाधर किसका भाग है, लघु हिमालय का भाग है, नाग टिब्बा किसका भाग है, लघु हिमालय का भाग है, ठीक है, मसूरी किसका भाग है, लघु हिमालय का भाग है, और महाभारत किसका भाग है, तो लघु हिमालय का भाग है। तो इसकी भी हमने महत्वपूर्ण श्रेणियां पढ़ ली, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, चौथी श्रेणी। तो अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमारा जो आखिरी टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हिमालय। हिमालय में हमने पहला देखा ग्रेट हिमालय, दूसरा देखा हमने लघु हिमालय, और तीसरा उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी इसे कहते हैं। तो यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इससे बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहा जा सकता है। शिवालिक करते शिव की चटाएं, ठीक है। भाबर मैदान शिवालिक की तलहटी के ठीक दक्षिण में एक सक्रिय उबड़ खाबड़ पट्टी है, ठीक है। यह सिंधु नदी से तीस्ता तक पूर्व पश्चिम दिशा में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर फैली हुई है। इसको एक बार देखते हैं मैप पे। तो ये आपकी शिवालिक जो रेंज है वो आपके हिमाचल के दक्षिण से शुरू होते हुए उत्तराखंड के दक्षिण और उत्तराखंड राज्यों से होते हुए नेपाल, सिक्किम से होते हुए आगे अरुणाचल प्रदेश तक आपको यहाँ पर डफला, अभोर, मिसमी, ये सारी जो श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी इसी शिवालिक श्रेणी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है।
तो ये शिवालिक श्रेणी को हम जब दर्रे पढ़ेंगे तो उस टाइम हम और विस्तार में पढ़ेंगे कि इस शिवालिक श्रेणी में कौन सी नदियां यहाँ से निकल रही हैं, कौन से दर्रे हैं, कौन से ये महत्वपूर्ण शहर हैं और किस लिए वो शहर प्रसिद्ध है। तो वो चीज़ें हम तब देखेंगे। अभी हम मोटा मोटा माउंटेन्स का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा शिवालिक हिमालय भी खत्म होता है। तो कई बार बात आती है, पीसीएस कई बार सवाल पूछता है या यूपीएससी भी इस तरीके के सवाल पूछता है कि हिमालय को हम जब बात करते हैं कि अक्षांशीय स्तर पर तो हमने पढ़ दिया कि हमने पहले ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, फिर ग्रेटर हिमालय पढ़ लिया, फिर हमने लघु हिमालय पढ़ लिया और फिर शिवालिक श्रेणी। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हमने इस तरीके से पढ़ लिया। लेकिन जब बात आती है कि क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्र के आधार पर डिवाइड करना है, तो जब हम क्षेत्रीय विभाजन करते हैं तब हिमालय को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। जैसे ये आपकी हिमालय की श्रेणियां हो गई। अब इन श्रेणियों को आपको देशांतर के रूप में बांटना है। तो मैंने जो चर्चा की थी कि सिंधु नदी जहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जहाँ से सतलज नदी निकलती है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज नदी के पूर्व यहाँ पर आपकी निकलती है काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे कहते हैं कुमायूं का हिमालय। ये मेनली उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और काली नदी के पूर्व से लेकर तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकल रही है, ठीक है। तो इस पूरे हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और उस तीस्ता नदी से पूर्व तक अरुणाचल प्रदेश तक उस हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। तो कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई है। इन्हीं जानकारियों को पीडीएफ वाली फाइल में और विस्तार से दिया गया है, तो वहां पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है। एक टॉपिक और जुड़ा होता है कि जब हम बात करते हैं हिमालय के प्रमुख भ्रंश, तो बात आती है कि हिमालय के भ्रंश क्या है। तो जब आप देखते हैं कि हिमालय ये ट्रांस हिमालय है मान के चलिए, और ये ग्रेट हिमालय है, तो ये हिमालय अपनी ऊंचाई और चौड़ाई के हिसाब से अलग दिखेंगे और इनके बीच का जो गैप दिखेगा इसी को फॉल्ट कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो 2 पर्वतों के बीच की जो जगह है या जो धंसा हुआ भाग होता है उसे हम भ्रंश कहते हैं। तो इसी तरीके से जब 4 श्रेणियां हैं तो आपको इस तरीके से भ्रंश भी देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं भ्रंशों के बारे में भी कभी कभी सवाल आते हैं, तो ये भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो सबसे पहला है, ठीक है, भ्रंश, ठीक है। तो इस इमेज में देखिए, इस इमेज में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडो शांगपो सचर जोन, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को जो अलग करता है उसे सांगपो सचर जोन के नाम से जानते हैं। और जो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय को जो अलग करता है तो उसे मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मतलब यही हो गया कि ये सबसे ग्रेट हिमालय को डिवाइड कर रहा है और केंद्र में भी है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये केंद्र में भी है और सबसे बड़े हिमालय को भी डिवाइड कर रहा है, जिसका नाम हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब मध्य हिमालय और शिवालिक को भी कुछ ना कुछ अलग कर रहा होगा, तो इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है। और जो लास्ट में है शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान को भी कोई सीमा अलग कर रही होगी, तो इस सीमा को कहते हैं हिमालय अग्रभ्रंश यानी हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। तो ये 4 तरीके के फॉल्ट हैं, इमेज में क्लियरली दिए गए हैं और पीडीएफ में भी इनके बारे में चर्चा की गई है। तो आप वहां से पीडीएफ में ये सारी चीजें देख सकते हैं। स्टेट है वो हम कवर करेंगे सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम को हम कवर करने वाले हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू हो रही है और आगे आते आते पूर्व की दिशा में बढ़ते हुए नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक नामचा बरवा तक आती है। नामचा बरवा पर यहाँ पर आके एक अचानक से मुड़ जाती है और यही पूर्वी सीमा के भारत का निर्धारण करती है, ठीक है। फिलहाल हम सिक्किम पर फोकस करेंगे। तो सिक्किम पर जो बात आती है कि इसमें हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अगर बात आती है कि हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, जो कि अभी फिलहाल वर्तमान समय में पीओके यानी पाक अधिग्रहित क्षेत्र में है। हालांकि वो भारत की ही हाईएस्ट पीक है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जा रहा है, लेकिन वो जो K2 है वो ट्रांस हिमालय पर है और कंचनजंगा जो है वो हिमालय की। तो अगर प्रश्न आता है कि हिमालय की में भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो वो उसमें आंसर हमारा होगा कंचनजंगा। और अगर बात आती है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो होगी K2, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि वो पीओके वाले क्षेत्र में है। खैर ठीक है। तो इसमें जैसे बात हुई है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी है। तो पहली कौन सी है, तो पहली हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट है पहली, सेकेंड है K2, ठीक है, और थर्ड आपकी है कंचनजंगा, ठीक है।
तो इस सिक्किम हिमालय में यहाँ पर जो लेप्चा जनजाति रहती है और यहाँ पर दुआर टाइप की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी जो नदियाँ हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेकर आती है और एक विशिष्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है जहाँ चाय की खेती की जाती है। चाय बागान के लिए फेमस है। इस आकृति में आप कुछ देख भी पा रहे होंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ चाय बागान है। ठीक है, तो ये हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद हम आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो आपका पूर्व महान हिमालय है वो यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पर आपका नामचा बरवा है। ठीक है, तो हिमालय की अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कांगटो। ठीक है, तो ये कांगटो हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। अब बात आती है कि यहाँ पर और कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है डफला। इस जगह आपकी डफला है, फिर इसके बाद मिरी है, फिर इसके बाद अभोर है एंड देन मिशमी। ठीक है, तो नॉर्थ अगर बात आती है पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में, तो ये डफला, मिरी, अभोर, मिशमी। ठीक है, तो इसका आप ट्रिक भी अगर देखना चाहें तो इसकी ट्रिक इस तरीके से लिख सकते हैं, डीमैम। ठीक है, डीमैम। बस हमें ये याद रखना है कि एम जो यहाँ पर है वो एम में मिशमी आता है, सबसे पूर्व में मिशमी है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश की ये 4 आपको पर्वत श्रृंखलाएं दे देगा और बोलेगा कि भाई पश्चिम से पूर्व की दिशा में इनको सेट करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पश्चिम में डफला है, देन मिरी है, देन अभोर है एंड लास्ट में मिशमी है। तो ये हमने फिलहाल देखी अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जो अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, तो वो हम आगे साथ ही साथ देखते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कांगटो याद रखनी है एंड देन इसके बाद ये 4 श्रेणियां जिसकी बात मैंने डी मैम के हिसाब से बताया वो ध्यान में रखना है। देन जो अगला स्टेट है वो आता है नागालैंड। तो नागालैंड हमारा कहाँ है, तो ये है हमारा नागालैंड। ठीक है, इस टाइप की शेप है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक जो श्रेणी आपको मिलेगी पर्वत श्रृंखला वो है पटकाई बूम। ठीक है, अच्छा पटकाई बूम को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब ये महान हिमालय है यहाँ आके वापस से मुड़ता है, तो ये जो मोड़ है तो ये इसी को आगे हम पटकाई बूम कहते हैं। ठीक है, और इसी पटकाई बूम को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये पटकाई बूम जो श्रेणी है वो कोई अलग है, अलग नहीं है। पूर्वी हिमालय, जो पूर्वी हिमालय है उसका मुड़ा हुआ जो दक्षिण की तरफ भाग जा रहा है वही पटकाई बूम है। ठीक है, इसके साथ और भी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं, तो वो हम स्टेट वाइज देखते हैं। तो फिलहाल ये पटकाई बूम है। ठीक है, तो एक सेकेंड, सबसे उत्तर में आपको मिलेगी इस जगह पटकाई बूम, जो कि कई स्टेट्स में है, जिसमें कि आपका असम भी आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा और इधर नागालैंड। तो ये 3 स्टेट में पटकाई बूम है, ध्यान रखना है। अगर पटकाई बूम का अगर इधर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेट में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश भी आता है, आपका असम भी आता है और नागालैंड भी आता है। ठीक है, नागालैंड की अगली जो पर्वत श्रेणी है वो है नागा पहाड़ी, नागा हिल्स। ठीक है, तो नागा हिल्स है, ये नागा हिल्स आपका पटकाई बूम या पूर्वी हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि जो म्यांमार में अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला है उससे का उत्तरी हिस्सा है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अराकान जो इधर है म्यांमार का जो पर्वत है, ठीक है, तो वो उसकी उत्तरी सीमा नागालैंड में भी है। ठीक है, और इन्हीं को ही हम नागा हिल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जब साउथ की तरफ आते हैं इस साइड यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बैरल रेंज देखने को मिलती है, बरेल रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बरेल पर्वतमाला देखने को मिलती है, जो कि आपकी किस स्टेट में आएगी, वो आपकी आएगी असम में, नागालैंड में भी आएगी और यहाँ पर जो स्टेट है मणिपुर, इन 3 स्टेट में ये बरेल पर्वतमाला आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो मेनली 3 हमने देखा है अभी, पटकाई बूम, नागा हिल्स और बरेल रेंजेस। ठीक है, इन तीनों का हमें ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आता है कि नागालैंड की कौन सी सर्वोच्च चोटी है, तो उसमें आएगा नाम माउंट सारामती। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखी हैं और एक यहाँ की हाईएस्ट पीक देखी है, तो ये हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे स्टेट की तरफ, मणिपुर। ठीक है, पहले मणिपुर को हम देख लेते हैं कहाँ पर है। नागालैंड के नीचे है ये मणिपुर। ठीक है, अगर हमें बात आ जाती है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इन पूर्वोत्तर राज्यों को याद रखना है, तो इसके लिए एक छोटी सी आपकी ट्रिक आ जाएगी, ना मा मी। ठीक है, ना से क्या हुआ नागालैंड, मा से मणिपुर, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, और इसके दक्षिण में है मिजोरम। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन सी स्टेट्स हैं, तो ये हमें एक ट्रिक याद रखेंगे, तो इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो जैसे कि हमने पिछले अभी जब हम कवर कर रहे थे नागालैंड को, तो हमने देखा था कि नागा पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो नागा पहाड़ियाँ सिर्फ नागालैंड तक सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि मणिपुर के भी जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर नागा हिल्स हैं, और नागा हिल्स की जो मणिपुर की सर्वोच्च चोटी है तो वो है तेनुपू या टेम्पू, और इसी को ही माउंट आइसो कहते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि मणिपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसमें आएगा माउंट आइसो। ठीक है, पश्चिम में
यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर हमने बरेल रेंजेस देखी थी। बरेल रेंजेस में हमने किसको किसको देखा था कि असम था, नागालैंड था एंड मणिपुर था। तो ये 3 स्टेट थे बरेल रेंजेस में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा था पटकाई बूम, उसमें भी 3 स्टेट देखने को मिल रहे थे, बरेल रेंजेस में भी 3 स्टेट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक सेकेंड, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने लास्ट में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण में, मिजोरम के ही दक्षिण में लुसाई हिल्स हैं। यहाँ पर लुसाई हिल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो हमने 3 हिल्स यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो हमने देखी। उत्तर में हमने नागा पहाड़ी देखी, पश्चिम में हमने बरेल रेंजेस देखी और दक्षिण में लुसाई हिल्स देखी। तो ये हमने मणिपुर का देखा। इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो स्टेट है वो मिजोरम। ठीक है, तो अगेन वही है कि कोई भी जैसे पर्वत की कोई सीमा नहीं होती है कि मणिपुर खत्म हो गया तो पर्वत भी मणिपुर में खत्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मणिपुर में जो हमने देखा कि मणिपुर के जो दक्षिण में लुसाई हिल्स थी वही मिजोरम के उत्तर में भी हैं। ठीक है, और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो फोंग फुई है या ब्लू माउंटेन कहते हैं उससे। ठीक है, तो मिजोरम के हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लू माउंटेन, मिजोरम ब्लू माउंटेन, ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि मिजोरम की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी ब्लू माउंटेन और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है लुसाई हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो चलते हैं स्टेट है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा कहाँ पर है? ये त्रिपुरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा में जो है हिल्स हैं वो हैं जम्पुई हिल्स। ठीक है, जम्पुई हिल्स हैं और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है बेटलिंग छिप। ठीक है, बेटलिंग छिप है यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है और यहाँ की हिल्स पर जब बात आएगी तो जम्पुई हिल्स आएगा। तो हमारे मेजर जो हो गए कन्फ्यूज़न वाले जो सबसे ज़्यादा एरिया था वो कवर हो गया। अब जो हमारा अगला स्टेट है वो है मेघालय। ठीक है, पहले मेघालय को देख लेते हैं, मेघालय है कहाँ पर। तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपका मेघालय है। ठीक है, मेघालय में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अगर बात करते हो तो यहाँ पर गारो हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं और यहाँ जयंतिया हिल्स हैं। ये 3 हिल्स हैं यहाँ पर। अगर बात आती है पश्चिम से पूर्व की ओर तो उसी हिसाब से इस PDF में लिखा हुआ है गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इसमें बात आती है कि मेघालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है शिलोंग पीक। ठीक है, शिलोंग पीक किस पर है? अब बात ये भी तो आ जाएगी कि इन 3 में से किस पर है शिलोंग। तो शिलोंग है गारो पर। ठीक है, जो आपकी शिलोंग पीक्स है, ठीक है, वो आपकी गारो हिल्स पर है और यहीं पर है नॉकरेक पीक भी। ठीक है, नॉकरेक पीक भी किस पर है? तो वो आपकी खासी में है, इसमें। ठीक है, तो इसमें आपकी नॉकरेक पीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये सेकेंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट जब बात आती है मेघालय की तो वो गारो हिल्स है, सॉरी गारो हिल्स में शिलोंग पीक है। एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक की बात आती है तो आपकी नॉकरेक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा मेघालय भी कंप्लीट हो गया पर्वत के लिहाज से। एंड यहाँ पर हेडिंग ये गलत पड़ी हुई है, ये अगला जो आएगा ये असम है। ठीक है, ध्यान रखना है, सॉरी ये हेडिंग गलत है। पहले हम असम को देख लेते हैं कि असम की सीमा कहाँ तक है। तो ये आपका असम शुरू होता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ जाता है, देन नागालैंड से सीमा साझा करता है, नागालैंड के बाद मणिपुर से करता है, मणिपुर के साथ साथ मिजोरम से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मेघालय से भी करता है और इस साइड वेस्ट बंगाल से करता है। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल सॉरी असम है। ठीक है, तो असम में हमें जो पीक्स हिल्स देखनी पहले वो है कार्बी ऑगलोंग। ठीक है, इनको ही मिकिर पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, ये मध्य भाग में है इस जगह। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, यहाँ पर मालदा गैप है, उस गैप से ये जो पठार है वो अलग होता है। तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है क्योंकि हिमालय यहाँ ऐसे जा रहा है और इस साइड मुड़ रहा है। ये किस जगह है? ये मेघालय के बीचों बीच है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि ये हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो मालदा गैप के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपकी जो पहाड़ियाँ हमने देखी, कार्बी ऑलोंग देखी। दक्षिण में जो है दक्षिण साइड, ठीक है, यहाँ पर आपका दीमा हसाओ पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी असम में जो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पटकाई बूम है वो 3 स्टेट्स में फैली हुई हैं। कौन कौन से? उसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश था, नागालैंड था और असम था। ठीक है, तो इसमें पटकाई बूम भी आ जाएगा। अगर बात आती है क्या असम में पटकाई बूम है तो उसका आंसर होगा हाँ, पटकाई बूम पर्वतमाला भी है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पर ये जैसा लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि इस पर्वतमाला को 3 प्रमुख भागों में पटकाई बूम, गारो, खालसी, जयंतिया और लुसाई पहाड़ियों में बांटा जाता है। तो ये जो पटकाई बूम है तो यही आपकी पटकाई बूम इस तरीके से जो आ रही है, तो इसको पूर्वी हिमालय को हम यहाँ पटकाई बूम कहते हैं, यहाँ पर गारो खासी कहते हैं और ये दक्षिण में जो हमने मिजोरम में पढ़ा था कि लुसाई हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी सीमा यहीं तक है, इसके बाद आगे ये पटकाई बूम आगे नहीं बढ़ रही हैं, यहीं तक है। और जब बात आती है कि असम की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो असम की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है तुमजांग हाईएस्ट पीक है जो असम में पाई जा रही है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा सारे स्टेट्स के हमने रेंजेस जो भी हैं वो हमने देखी, यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक पाई जा रही है वो भी हमने देखी। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रायद्वीपीय भारत
यानी मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसकी जो हाईएस्ट पीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके साथ हमारे पर्वतमाला का या पर्वतों का जो भी टॉपिक्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आया है, इसको देखिए। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो इसमें पहला है नागालैंड। नागालैंड तो है ही है, हमने अभी डिस्कस किया था। मणिपुर, मणिपुर भी है, डिस्कस किया था। मिजोरम यहाँ तक आती हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में ये हिल्स नहीं आती हैं, मिजोरम तक ही ये सीमित हो जाती हैं। तो त्रिपुरा से ये पहाड़ियाँ वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या आता है। तो इसका सबसे पहले जो विस्तार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। जैसे हमें पता है कि भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, तो लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 50% इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये उत्तर में अरावली रेंजेस विंध्यन से होते हुए, दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में शिलोंग का पठार। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये आपका शिलोंग का पठार है, और यहाँ पर मध्य असम में आपका कार्बी आंगलोंग का पठार है इस जगह। तो ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक देख सकते हैं कि मोटा मोटा कि आपका ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाता है। तो इस क्षेत्र में जितना भी राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जितने भी स्टेट्स हैं, हम सभी स्टेट में कवर करेंगे कौन सी यहाँ की फेमस माउंटेन रेंजेस है, कौन सी यहाँ माउंटेन पीक सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सारी चीज़ें हम स्टेट वाइज देखेंगे। यहाँ ब्लैंक मैप का मैंने यूज़ किया है, यानी पहले से ही पर्वत श्रृंखलाओं को हाईलाइट नहीं किया गया है। खाली मैप का यूज़ है, उसका सीधा सा पर्पज़ ये है कि आप भी खाली मैप लेके बैठ सकते हैं और साथ ही साथ उस पर हाईलाइट कर सकते हैं कि किस पर्वत की लोकेशन क्या है, उसकी पर्टिकुलर हाईएस्ट पीक क्या है, जिससे कि अगर प्रश्न आता है किसी पर्वत से लेकर उत्तर से दक्षिण लगाने में या पश्चिम से पूर्व लगाने में, या उसका पर्टिकुलर स्टेट पूछा जाता है उस पर्वत का, तो आप वो बताने में सहज होंगे। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाते हैं, चलते हम सीधे स्टेट्स पर। तो हमारा जो पहला स्टेट है होने वाला है वो है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज है वो है आपकी अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज कहाँ से शुरू होती है? ये दिल्ली है आपका। दिल्ली से ये शुरू होकर गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक जाती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि अरावली सिर्फ गुजरात के नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, इसके आगे नहीं जाती है, पूरा गुजरात नहीं कवर करती है। ठीक है, इसी अरावली रेंज में आपका यहाँ पर गुरु शिखर है जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये गुरु शिखर आपका सर्वोच्च चोटी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, और ये अरावली का निर्माण कब हुआ था? ये आपका हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है, यानी सबसे पुराना पर्वत है तो समय के साथ साथ यहाँ अपरदन भी हुआ है, घर्षण भी हुआ है, जिसकी वजह से यह पर्वत टोटली घिस चुका है और बहुत मैक्सिमम क्षेत्र में इस पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर से भी कम रह गई है, या कई जगह इस पर्वत की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, इस पर्वत से कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि हम नदियों को अलग से कवर करेंगे कि उसका उद्गम क्षेत्र क्या है, वो कहाँ से निकल रही है, उसमें महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला जो मेंशन है बनास रिवर। ठीक है, तो बनास रिवर आपकी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके कहीं चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में जिस जगह मिलती है वहाँ आपका रणथंभौर है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यन रेंजेस से निकल के ऐसे जाती है यूपी में। ठीक है, जो कि यमुना नदी में मिलती है जाके। दूसरी है आपकी लूनी रिवर। ठीक है, तो ये लूनी रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? ये भी आपकी इधर से निकलती है लूनी रिवर, और ये जाती है कक्षी रण में और ये वहीं पर जाके विलुप्त हो जाती है मार्शी लैंड में। ठीक है, थर्ड जो रिवर है आपकी वो है सरस्वती रिवर। ये भी अरावली के एक तरीके से बोल सकते हैं पश्चिम दिशा से निकलती है और ये भी यहाँ पर जाती है, इस दिशा को प्रवाहित होती है। एंड चौथी जो फेमस रिवर है वो है साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर आपकी यहाँ से निकलती है और जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, साबरमती रिवर के किनारे अहमदाबाद शहर है। साबरमती रिवर के किनारे ही बापूजी ने, गांधी जी ने अपना आश्रम की स्थापना की थी। अच्छा, एक नदी के बारे में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कई लोगों को लगता है कि माही रिवर भी यहीं से निकलती है, तो वो नहीं, माही रिवर यहाँ से नहीं निकलती। जैसे आप देखेंगे कि अगर ये विंध्यन रेंजेस है, ठीक है, तो विंध्यन रेंज से यहाँ से ऐसे माही रिवर निकलती है और इस तरीके से जाके ये भी खंभाती खाड़ी में गिरती है और ये आपकी कर्क रेखा इस तरीके से जाती है। तो ये माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से माही रिवर नहीं निकलती है। ठीक है, तो इसकी हमने जो फेमस माउंटेन रेंज थी वो हमने देख ली, अरावली माउंटेन रेंज। दूसरी है मुकुंदरा पर्वत श्रेणी। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी आपके दक्षिण पूर्वी गुजरात राजस्थान में है, यानी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर आपके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है।
एंड जो तीसरी श्रेणी है वो है विंध्यन पर्वत श्रेणी, जो मैंने हाईलाइट किया, उसको हम हाँ इसमें देखेंगे जाके, मध्य प्रदेश के स्तर पर देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के हमने मेनली 3 पर्वत श्रृंखलाएं कवर कर ली, अरावली, मुकुंदरा एंड विंध्यन श्रेणी। चलते हैं हम अगले स्टेट्स पर। तो अगला स्टेट जो हमारा है वो है गुजरात। तो जैसा कि हमने गुजरात में पहले ही देखा था कि अरावली जो रेंजेस हैं जो दिल्ली से शुरू हो रही हैं, गुजरात के नॉर्थ पूर्व तक आ रही हैं, उत्तरी पूर्व दिशा तक आ रही हैं और बस यहीं सीमित हो जा रही हैं। तो सबसे उत्तर में ये हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहीं पर जहाँ कच्छ का रण हमने पढ़ा है तो वहीं पर कच्छ की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, इस जगह तो उत्तरी गुजरात में आप बोल सकते हैं कि कच्छ की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय सा हिस्सा निकला हुआ है, यानी ऐसा हिस्सा भूखंड जो 3 ओर सागर से या जल निकाय से घिरा होता है, तो उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो इसको हम कच्छ प्रायद्वीप का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है हिस्सा, इसको हम काठियावाड़ प्रायद्वीप का नाम देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर कच्छ हमने देखा, कच्छ पहाड़ियाँ यहाँ पर मेंशन है कि उत्तरी गुजरात में है। ठीक है, इसी के जब हम इस साइड आते हैं, यहाँ पर गुजरात के बीचों बीच बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मांडो हिल्स देखने को मिलती हैं, मांडो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो मांडो पहाड़ियाँ भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जब हम और थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें बरदा हिल्स देखने को मिलती हैं। बरदा, तो बोल सकते हैं कि जो बरदा हिल्स हैं वो गुजरात की पश्चिमी सीमा में है या काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। अगर सवाल आता है कि बरदा हिल्स कच्छ की पहाड़ियाँ में है तो गलत, सॉरी कच्छ प्रायद्वीप में है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी बरदा हिल्स जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। इसके साथ और नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ गिर पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो गिर पहाड़ियाँ और गिरनार पर्वत दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही गुजरात में हैं। गिर पहाड़ियाँ क्या हैं बेसिकली? गिर पहाड़ियाँ बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है जिनको हम गिर पहाड़ियाँ बोलते हैं, और यहीं पर आपका गिर नेशनल पार्क भी है। और जबकि गिरनार पर्वत क्या है, ये एक पवित्र पर्वत है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व है, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, और जहाँ तक जाने के लिए हमें 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये गिरनार पर्वत यहाँ आ जाएगा, ये गिर आपका पहाड़ियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। एक बार और देख लेते हैं, और यहाँ पर आपकी बरदा हिल्स आ जाएंगी, यहाँ मांडो हिल्स आ जाएंगी, और ये कच्छ की पहाड़ियाँ। तो ये यहाँ पर 5-6 चीज़ें जो थी वो ज़रूरी थी। तापी नदी आपकी यहाँ से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरती है इस जगह। ठीक है, तो जहाँ से इस जगह इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये खंभात की खाड़ी में गिर रही है। जैसे ही तापी नदी यहाँ पर गिरती है तो उसके जो दक्षिण में हिस्सा है, ठीक है, तो वो पश्चिमी सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिमी घाट भी आपका गुजरात से शुरू हो जाता है, क्योंकि तापी नदी जो अरब सागर में गिर रही है, खंभात की खाड़ी में गिर रही है, तो वो गुजरात से ही होकर गिर रही है। यानी गुजरात के दक्षिण में आपका ये पश्चिमी घाट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत देखे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अरावली पर्वत। ठीक है, दूसरा हमने देखा था, उत्तर से हम देख रहे हैं तो उत्तर में सबसे है अरावली पर्वत, फिर दूसरा उत्तर में कच्छ की पहाड़ियाँ, तीसरी हमने कौन सी देखी थी, तीसरी हमने देखी थी मांडो की पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने चौथा क्या देखा था, बरदा, पाँचवा गिर पहाड़ियाँ, और यहीं पर हमने गिरनार पर्वत, और सबसे लास्ट में जो हमारी शुरू होंगी वो सह्याद्री पर्वतमाला। तो ये 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये गुजरात भी हमारा कवर हुआ। गुजरात के जो फेमस माउंटेन थे, फेमस पीक्स थी, वो हमने कवर कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट्स की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट हमारा मध्य प्रदेश। तो एक बार मध्य प्रदेश की सीमा बाउंड्री लाइन को देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा साझा करता हुआ गुजरात से साझा करता है। दक्षिण में इसके है महाराष्ट्र, एंड देन पश्चिम में हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, और उत्तर में उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी मध्य प्रदेश की सीमा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा पर सबसे पहला जो पर्वत हमें देखने को मिलता है तो वो आपका आ जाएगा विंध्यन पर्वत। ठीक है, ये पश्चिम में गुजरात से शुरू होता है यहाँ से, और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश भी जाता है, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और यहाँ सासाराम जगह है, यहाँ तक इस पर्वत का विस्तार है। ठीक है, तो ये एक तो विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत के ही जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग, इसी को ही हम कैमूर पर्वतमाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम विंध्यन पर्वत का पूर्वी विस्तार भी मान सकते हैं, और कैमूर पर्वतमाला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो है श्रेणी, तो पहले तो हमने देखी विंध्यन पर्वत, सेकंड कैमूर, और जो तीसरी है वो आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये यहाँ से सतपुड़ा इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि जैसे कि हमने हिमालय को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हमारी इंडियन प्लेट टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से।
तो दोनों के टक्कर से जो बीच का मलबा था वो मलबा फोल्ड का रूप लेकर हिमालय माउंटेन का नाम लिया। ठीक है, हिमालय माउंटेन के रूप में वो बनता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जब किसी सतह पर बीच का भाग धस जाता है तो आजू बाजू का जो भाग होता है वो उठा हुआ दिखता है। ये उठा हुआ भाग ही एक तरीके से उत्तर में विंध्यन पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली। अब सतपुड़ा पर्वत जो है, इसका सतपुड़ा नाम कैसे पड़ा, तो सतपुड़ा इसका नाम पड़ा है 7 पहाड़ियों से। तो यहाँ पर कौन कौन सी 7 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हमें पश्चिमी देख लेते हैं। यहाँ पर राजपीपला पाई जाएगी। ठीक है, राजपीपला पहाड़ियाँ। और सबसे पूर्व में मैकाल। ठीक है, इस जगह आपकी मैकाल पाई जाती हैं सबसे पूर्व में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पश्चिम में राजपीपला और सबसे पूर्व में मैकाल, ये 2 रेंजेस पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम पश्चिम से चलें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी बरवानी हिल्स या बडवानी हिल्स। फिर यहाँ पर बीजागढ़, असीरगढ़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कालीभीत यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएंगे महादेव श्रेणी। ठीक है, महादेव में ही धूपगढ़ है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ में ही पंचमढ़ी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सेम चीज़ है, यहाँ पर भी मेंशन की गई है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सबसे पश्चिम में राजपीपला है। राजपीपला से आगे बढ़ते हैं पूर्व साइड तो हमें बड़वानी देखने को मिलती है, और पूर्व चलते हैं तो बीजागढ़, और पूर्व असीरगढ़, देन अगेन पूर्व कालीभीत, फिर हमें महादेव, और लास्ट में मैकाल। मैकाल में अमरकंटक जगह है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। और मैकाल से ही, मैकाल जो पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी जो सबसे पूर्व में है, तो उससे नर्मदा नदी निकलती है। तो यहाँ से आपकी नर्मदा नदी ऐसे निकलती है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये अमरकंटक हो गया, यहाँ से नर्मदा नदी निकल के दोनों पर्वतों के बीचों से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहीं से आपकी जो दूसरी नदी निकलती है वो निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी इस तरीके से ऊपर जाती है ऊपर। ठीक है, वो जाके गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी की ही एक सहायक नदी है जिसको हम रिहंद बोलते हैं, और यहीं पर है रिहंद डैम सोनभद्र जिले में। ठीक है, देन यहीं से एक और नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है जोहिला। इसकी भी डायरेक्शन उत्तर साइड है। तो यहाँ से 3 नदी हम देख रहे हैं, जोहिला, सोन नदी और ये नर्मदा नदी। तो ये ध्यान रखना है। हालांकि फिर से अगेन से वही बात है कि हम इन नदियों को फिर से विस्तार से पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैतूल पठार देखने को मिलेगा इस जगह। ठीक है, तो बैतूल पठार, तो यहाँ से आपका जो महादेव अभी हमने पढ़ा, ठीक है, महादेव से आपकी निकलती है नदी जो वैनगंगा, और बैतूल पठार से निकलती है वर्धा। ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब इनका नाम हो जाता है प्राणहिता। ठीक है, इनका नाम हो जाता है प्राणहिता, और आगे जाके यही गोदावरी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ बैतूल प्लेटू से निकल रही है आपकी वर्धा नदी, और यहाँ महादेव से आपकी निकल रही है वैनगंगा। दोनों नदी मिलती हैं, प्राणहिता नदी बनाती है, और आगे चल के गोदावरी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश में मेनली देख ली जो 3 माउंटेन रेंजेस हमें देखनी थी, एक तो विंध्यन, एक मैकाल, एक सतपुड़ा, सॉरी यहाँ कैमूर है, और ये सतपुड़ा। सतपुड़ा की हमने 7 पहाड़ियाँ देख ली, किस तरीके से इस पर्वत का निर्माण हुआ वो भी हमने देख लिया। तो मध्य प्रदेश में इतना ही। चलते हैं हम आगे। आगे हमारा जो अगला स्टेट रहने वाला है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जो हमें रेंजेस देखनी है वो रेंजेस हैं हमारी ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बैतूल का पठार, सतपुड़ा के नीचे देखा था कि बैतूल का पठार पाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी बैतूल के पठार के पास ही आपकी ये ग्वालीगढ़ रेंज देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो अच्छा हाँ, ग्वालीगढ़ अभी शायद हाईलाइट नहीं किया, तो ये आपका ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, फिर इसके जब और थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें सतमाला पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। तो सतमाला पर्वत श्रेणियाँ कहाँ हैं, वो आपकी इधर देखने को मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, सतमाला पर्वत श्रेणी में ही कलसूबाई पीक है, कलसूबाई चोटी है सतमाला पर्वत श्रेणी में, और यही कलसूबाई चोटी जो है महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है जो कि पश्चिम घाट में है। ठीक है, अभी हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है, नहीं, ये पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक नहीं, ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, जो कि हमें आगे देखने को, सॉरी अनाईमुडी, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी हमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की है हाईएस्ट पीक जो कि यहाँ सिचुएटेड है लगभग इस जगह। ठीक है, तो हमने 2 माउंटेन रेंजेस देखी, ग्वालीगढ़,
ग्वालीगढ़ के नीचे हमने देखा सतमला, ठीक है। सतमला के ही थोड़ा हम जब पूर्व में जाते हैं यहाँ पर इस टाइप का, तो यहाँ पर हमें अजंता रेंजेस मिलती हैं, ठीक है। अजंता रेंजेस में ही आपकी अजंता केव है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जब हम सतमला पहाड़ियों से नीचे आते हैं इस जगह ऐसे, तो हमें यहाँ बालाघाट पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। बालाघाट पर्वत श्रेणी से और नीचे आते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हमें हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, ठीक है। और जब और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें महादेव पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। महादेव में ही महाबालेश्वर, यहाँ पर कहीं इस जगह महाबालेश्वर चोटी है, और इसी महाबालेश्वर चोटी से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कृष्णा नदी कहीं से बह रही है तो वो कहाँ से बह रही है, वो बह रही है महादेव पर्वत श्रेणी के महाबालेश्वर चोटी से। तो इसमें जैसा मेंशन भी किया गया है, नॉर्थ से साउथ अगर पूछ भी लेता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने नॉर्थ टू साउथ ही सेट करने की कोशिश की है इन श्रेणियों को। तो इसमें ग्वालीगढ़ हो गया, ये हमने देखा, फिर सतमला हो गया, हमने यहाँ देखा, अजंता सतमला के पूर्व में हो गया, यहाँ देखा, बालाघाट भी हमने ये देखा, फिर बालाघाट के नीचे हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के नीचे आपकी महादेव, ठीक है। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हमने यहाँ पर देखी। महाराष्ट्र के लिए जो जरूरी पर्वत श्रृंखलाएं थी वो ये सारी थी, ठीक है। तो चलते हैं हम अगली स्टेट की तरफ, कर्नाटक, ठीक है। तो ये कर्नाटक की जो पर्वत श्रेणी है वो भी आपके नॉर्थ टू साउथ इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर में श्रेणी आपको मिलेगी वो है कोडाचाद्री, ठीक है। कोडाचाद्री यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, और ये कौन सी है, जो शिमोगा ज़िले में है, ठीक है। तो यहाँ कहीं जब आप जाते हैं कर्नाटक में इस जगह कहीं, तो यहाँ पर आपको शिमोगा ज़िला है, उसी ज़िले में आपको ये कोडाचाद्री पर्वत श्रेणी देखने को मिलेंगी। और कर्नाटक सरकार ने इनको प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है, ठीक है। जब इसी के नीचे हम आते हैं थोड़ा सा, तो हमें बाबा बुदानगिरी पर्वत देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाबा बुदानगिरी पर्वत है, और इसी में मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है, इसी में मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। और ये पर्वत चोटी जो है वो कर्नाटक की हाईएस्ट पीक है, हमें ध्यान रखना है। ये मुल्यानगिरी जो है ये आपकी कर्नाटक की हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना है। किस में है, बाबा बुदानगिरी हिल्स में है। बाबा बुदानगिरी नाम आपको पता ही होगा कि कहा जाता है कि एक सूफी संत थे, ठीक है, बाबा बुदन। वो यमन जाते हैं और वहाँ से कॉफ़ी के 7 बीज लेकर आते हैं, और उन 7 बीजों को यहाँ पर रोपण करते हैं, ठीक है। और जिससे यहाँ से कॉफ़ी का कल्टीवेशन होना शुरू होता है, जिसके इसी सम्मान में इस पहाड़ी का नाम बाबा बुदनगिरी रखा गया है। पहले इस पहाड़ी का नाम दूसरा था, ठीक है। जब इसी के नीचे हम और आ जाते हैं बाबा बुदनगिरी के, तो हमें जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है वो है कुंद्रेमुख, ठीक है। यहाँ पर कुंद्रेमुख में ही आपका कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, कुंद्रेमुख में हमारा कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जब इसके नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, और ब्रह्मगिरी से ही आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कृष्ण नदी का हमने उद्गम देखा था महाबालेश्वर से, और यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके और साउथ में जब हम आते हैं तो हमें मिलती हैं बिलीरंगन पहाड़ियाँ, बिलारी पर्वतमाला भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और बिलीरंगन पहाड़ियाँ इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर BRT, ठीक है, बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर है, जिसकी वजह से इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बिलीरंगन हिल्स पड़ा है। यहीं पर आपका BRT टाइगर रिजर्व भी है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो एक बार अगेन हम देख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ कर्नाटक की सारी पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। तो कर्नाटक में सबसे पहले जो हमने देखा है उसमें, एक सेकेंड, कर्नाटक में जो सबसे पहले हमने देखा है उसमें है कोडाचाद्री जो कि शिमोगा में ज़िले में है, फिर है बाबा बुदन, थोड़ी बहुत हमने इसके बारे में जाना, फिर है तीसरे नंबर पर कुंद्रेमुख, चौथे में ब्रह्मगिरी और बिलीरंगन। एक बार और देख सकते हैं, कोडाचाद्री, बाबा बुदनगिरी, कुंद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और बिलीरंगन। तो ये 5 पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं जानना, ठीक है। तो चलते हैं, ये कर्नाटक भी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेट जो हमें है वो है केरल, ठीक है। तो केरल के बारे में देखते हैं। केरल को थोड़ा एक बार देख लेते हैं मैप पे। ये केरल है आपका इस टाइप का, ठीक है। तो केरल, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो तापी नदी के दक्षिण से जो पश्चिमी सह्याद्री शुरू हो रही है, वेस्टर्न घाट शुरू हो रहा है, वो इस टाइप से होते हुए यहाँ पर आता है,
और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पश्चिमी घाट है तो यहाँ पर पूर्वी घाट होगा, तो ये पूर्वी घाट भी ऐसे आता है। ठीक है, अब ये दोनों आए, इस जगह आके मिल गए। ठीक है, ये जो मिलन स्थल है इसी को ही हम नीलगिरी, यहीं पर आपका नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, ये नीलगिरी है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी की वो आपकी है दोद्दा बेटा। ठीक है, दोद्दा बेटा, ये नील, अच्छा हाँ, ये दोद्दा बेटा तो यहाँ मेंशन भी है। ठीक है, कोई नहीं, तो ये नीलगिरी पर्वत हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि नीलगिरी पर्वत इस जगह है, तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका कर्नाटक में भी है ये पर्वत, ये आपका केरल में भी है, ये आपका तमिलनाडु में भी है। तो ये 3 स्टेट को कवर कर रहा है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, और इसी की सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेटा। ठीक है, अच्छा हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो दोद्दा बेटा है वो तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जब हम साउथ में जाते हैं और नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इन्हीं अन्नामलाई हिल्स की जो चोटी है यहीं पर वो है अनाईमुडी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये अनाईमुडी है ये न सिर्फ केरल की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये सिर्फ केरल की हाईएस्ट पीक नहीं है बल्कि ये पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये आपकी हाईएस्ट पीक होगी साउथ इंडिया की भी और केरल की भी, ये आपकी केरल में है। ठीक है, हालांकि अन्नामलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु के रेंजेस मतलब बॉर्डर पर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये अन्नामलाई आपका सिर्फ और सिर्फ आपके केरल में है, नहीं। अन्नामलाई जैसे हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा नीलगिरी 3 स्टेट को कवर कर रहा है, इसी तरीके से अन्नामलाई 2 स्टेट्स को कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने नीलगिरी देख लिया, अन्नामलाई देख लिया, पालनी पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई के ही बाजू में यहाँ पर इस टाइप की यहाँ पर पालनी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और पालनी पहाड़ियों का छोटा सा भाग आपका केरल में है, ध्यान रखना है। पालनी पहाड़ियों का छोटा सा भाग केरल में है, इसका जो अधिकांश भाग है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ का प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है कोडाई कनाल वो भी तमिलनाडु में है, तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, कोडाई कनाल यहाँ पर है, इस जगह, वो गलत इस स्लाइड में लिखा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ये तमिलनाडु में। ठीक है, दोद्दा बेटा भी हमने अभी देखा था, वो भी तमिलनाडु में थी, लेकिन अनाईमुडी केरल में है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। फिर और हम थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कार्डमम हिल्स मिलेंगी इस जगह। ठीक है, इसको कार्डमम हिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है, इलायची को उगाया जाता है, और सिर्फ इलायची ही नहीं बाकी सारे मसाले उगाए जाते हैं, बट यहाँ की इलायची विश्व स्तर पर फेमस है, इसकी वजह से इसको हम कार्डमम हिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, उच्च गुणवत्ता वाली इलायची के कारण इसका नाम कार्डमम हिल्स पड़ा। ठीक है, सबसे साउथ में जब हम आते हैं, एकदम एक्सट्रीम साउथ में, इस जगह एकदम, यहाँ पर हमें अगस्त्यमाला पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि दक्षिणी भाग का अंतिम पर्वत इसको बोल सकते हैं। हालांकि पश्चिमी घाट का अंतिम पर्वत नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट तो यहीं तक आ रहा है, यहाँ पूर्वी घाट मिल रहा है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग का अंतिम पर्वत है ये। तो ठीक है, एक बार केरल को और हम देख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो देखा था वो था नीलगिरी पर्वत, यहाँ पर हमने देखा। फिर हमने दूसरा जो देखा था वो अन्नामलाई हिल्स देखी थी, यहाँ पर देखी थी। तीसरी जो हमने देखी थी पालनी, उन्हीं के बाजू में हमने पालनी हिल्स भी देखी थी। फिर जो चौथी थी वो कार्डमम हिल्स थी, और उसके नीचे अगस्त्यमाला पर्वत। तो ये 5 हिल्स हमने देखी हैं जो केरल के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट तमिलनाडु। एक बार तमिलनाडु को मैप में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु केरल के ही पूर्व में तमिलनाडु है, और इस तरीके से ये ऊपर की ओर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हो गया तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की भी जो पहाड़ियाँ हैं वो हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहाड़ी है वो यहाँ पर आपकी जावेदी हिल्स मिलेंगी। ठीक है, इस जगह यहाँ पर जावेदी हिल्स है। कवलूर वेधशाला है, एक ऑप्टिकल दूरबीन यहाँ इंस्टॉल है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन यहाँ इंस्टॉल है जावेदी हिल्स में। क्यों इंस्टॉल है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत शांत रहता है, तो जो भी खगोलीय घटनाएं हैं उनको कैप्चर करना, उनका अध्ययन करना यहाँ पर कंपेरेटिवली ईजी है। जैसे कि लद्दाख में ईजी है, वैसे यहाँ पर भी ईजी है। तो यहाँ पर कई इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं।
ठीक है। वेल्लोर से ही जब हम नीचे की साइड आते हैं इस साइड, तो हमें कलरायन पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर और जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो शेवराय पहाड़ियाँ, ठीक है, इस जगह शेवराय, यहाँ पर यरकॉड हिल स्टेशन है। इन शेवराय पहाड़ियों पर यरकॉड, ध्यान रखना है थोड़ा सा, यरकॉड है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक ही नाम से दो पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, पंचमलाई, सिरुमलाई, ठीक है। तो अब बात आती है कि पर्टिकुलर ये तमिलनाडु की जो 5 पहाड़ियाँ हैं जो सिर्फ तमिलनाडु में है, कौन कौन सी? जावेदी, कलरायन, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। एक बार और देख लीजिए, जावेदी, कलरायन, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। अब जैसे कि हम केरल का पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बहुत सारी हिल्स ऐसी हैं जो न सिर्फ केरल के साथ, न सिर्फ तमिलनाडु के साथ, बल्कि कर्नाटक के साथ भी सीमा साझा कर रही हैं। तो उनमें कौन कौन सी हिल्स थी? हमने यहाँ देखा था नीलगिरी, फिर हमने यहाँ देखा था अन्नामलाई, अन्नामलाई के हमने बाजू में देखा था पालनी, ठीक है, और पालनी से नीचे हमने देखा था अगस्त्यमाला, इस जगह, ठीक है। तो अगर बात आती है कि ये 3 हिल्स जो हैं क्या ये तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर है हाँ, तमिलनाडु में भी हैं। और अगर इनकी बात आती है तो ये आपके सिर्फ तमिलनाडु में है। तो ये 5 और इधर 5 और इधर 4, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एक बार और देख लेते हैं कि सबसे नॉर्थ में जावेदी, कलरायन, देन सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। तो इस पीडीएफ में आपको नॉर्थ टू साउथ ही एडजस्ट किया गया है, अरेंज किया गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आपको जिससे याद करने में आसानी रहे और प्रश्न अगर आता है तो आप उसे ईजिली टैकल कर सकें। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, मैं वहाँ पर डाल दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तमिलनाडु स्टेट होता है। हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। तो जो है हमारा अगला स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। एक बार आंध्र प्रदेश की सीमा देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, कर्नाटक के साथ सीमा साझा करते हुए, तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करता हुआ इस तरीके का है। तो इसमें जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले जो है जिंदगढ़ा, ठीक है, जिंदगढ़ा चोटी है। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये चोटी आपको लगभग इस जगह कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो जिंदगढ़ा चोटी है ये ना सिर्फ आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, बल्कि ये पूर्वी घाट की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। पूर्वी घाट की भी ये सर्वोच्च चोटी है। और इधर हमने कौन सी देखी थी? अन्नामलाई में अनाईमुडी, जो ना सिर्फ केरल की हाईएस्ट चोटी थी बल्कि पश्चिमी घाट की भी हाईएस्ट चोटी थी, ठीक है, सॉरी, दक्षिण भारत की भी हाईएस्ट चोटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चोटी है वो पूर्वी घाट की हाईएस्ट चोटी है, जिंदगढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली फिलहाल हाईएस्ट पीक के बारे में इधर। अब हम और इसमें देखते हैं आंध्र प्रदेश की जो पर्वत है, ठीक है। तो इस जगह आप देखेंगे तो यहाँ आपको इस जगह आपको पापीकोंडा हिल्स देखने को मिलेंगे, और पापीकोंडा हिल्स में ही आपकी पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम में शायद 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पापीकोंडा को ऑप्शन में दे रखता है। तो ध्यान रखना है कि पापीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में नॉर्थ में, और जिंदगढ़ा जो हमने देखा था हिल्स वो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपको 3rd, 4th एंड 5th नंबर पर जो पहाड़ियाँ हिल्स दिख रही हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपको इस तरीके समानांतर क्रम में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एर्रामल्ला पहाड़ियाँ हैं, फिर आपका नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं इस टाइप से, और फिर आपकी वेलिकोंडा पहाड़ियाँ इस टाइप से। तो ये समानांतर क्रम में है। तो इनको आप इस तरीके से मल्ला मल्ला और कोंडा के नाम से याद रख कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपका पापीकोंडा है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस जगह। यहाँ पर एर्रामल्ला, नल्ला मल्ला, वेल्लाकोंडा, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों से जब आप, इनको मैं मिटा देता हूँ, इन्हीं पहाड़ियों से जब आप साउथ की तरफ और आते हैं तो आपको इस जगह पालकोंडा, ठीक है, पालकोंडा रेंजेस देखने को मिलती हैं। और पालकोंडा के ही पूर्वी साइड यहाँ पर शेषाचलम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी फेमस पीक देखी हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है जिंदगढ़ा, यहाँ पर देखा था हमने, फिर है पापीकोंडा, यहाँ पर देखा था, फिर एर्रामल्ला यहाँ देखा, नल्ला मल्ला यहाँ देखा, वेल्लीकोंडा यहाँ देखा, पालकोंडा यहाँ देखा, और शेषाचलम यहाँ देखा,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कन्फ्यूज़न है ये, बार बार आप इस चीज़ को एक बार नोट्स बना सकते हैं अपने नोट्स बुक में, या तो फिर दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की पहले तो सीमा देख लेते हैं। तो ये तेलंगाना की बाउंड्री है जो कि आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से सीमा साझा कर रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ सीमा साझा कर रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि आंध्र प्रदेश सॉरी तेलंगाना में बहुत कोई फेमस वो नहीं है माउंटेन रेंजेस। बस हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि डोली गुट्टा ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, डोली गुट्टा यहाँ है कहीं। डोली गुट्टा आपकी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर आपका कवल पहाड़ियाँ हैं, कवल रेंजेस, यहीं पर कवल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व अभी काफ़ी चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है और जिसका विरोध छात्रों द्वारा और स्थानीय समुदाय द्वारा जिसका विरोध किया जा रहा है, तो ये चीज़ अभी थी। फिर आपको साउथ में अनंतगिरी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी इस जगह। ठीक है, यहाँ आपको अनंतगिरी पहाड़ियाँ हैं और अनंतगिरी पहाड़ियों से ही आपकी मूसी नदी निकलती है, ध्यान रखना है। और इसी के बाजू में आपका हैदराबाद सिटी बसा हुआ है। ठीक है, और इस नदी में और फेमस डैम भी हैं और भी चीज़ें हैं, वो हम जब रिवर पढ़ेंगे तब उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान लीजिए। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, तो ये नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ तेलंगाना के भी कुछ भाग में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लिमिटेड ही माउंटेन रेंजेस हैं। बस यहाँ का जो फेमस है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और क्योंकि वो अभी चर्चा में भी था, तो उसमें सिर्फ कवल पहाड़ियाँ हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कवल में कवल टाइगर रिजर्व भी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना में, और ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तेलंगाना भी हमारा कवर होता है। चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगले में आता है प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पठारी क्षेत्र है ज़्यादातर। पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर्वत कंपेरेटिवली कम है, और हैं तो उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें, उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उड़ीसा देख लेते हैं। पहले उड़ीसा को एक बार मैप में हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमने आंध्र प्रदेश जब ख़त्म किया था, तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में उड़ीसा शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व भाग को लेते हुए फिर झारखंड और उड़ीसा को लेते हुए ये बाउंड्री साझा करता है। ये हो गया हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगी सिमलीपाल। ठीक है, इस जगह। और सिमलीपाल में ही सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है, काफ़ी फेमस है, अक्सर पूछा जाता है किस राज्य में। ठीक है, और इसके बाद जो अगला है हमारा वो है गड़जात हिल। ठीक है, तो उड़ीसा की जो सर्वोच्च चोटी है उड़ीसा की, तो वो गड़जात हिल में, और गड़जात हिल कहाँ? यहाँ पर है, और यहीं पर इसकी सर्वोच्च चोटी देवमाली है, इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पर गड़जात हिल है, गड़जात हिल में ही सर्वोच्च चोटी देवमाली है। ठीक है, फिर दूसरी श्रेणी रेंजेस जो हैं, यहाँ पर जब साउथ की तरफ आते हैं तो आपको मलयगिरी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, ओह ये गलत लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मलयगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मलयगिरी पहाड़ियों से और नीचे आते हैं इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सतकोसिया गॉर्ज घाटी है, और सतकोसिया घाटी में ही आपका टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतकोसिया घाटी में आपका टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर और उसके साउथ में आते हैं इधर, तो आपको यहाँ पर नयागढ़ पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है, और एकदम साउथ में जब हम आते हैं यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, इसको सब मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? सिमलीपाल, ये सिमलीपाल हो गया। फिर दूसरा देखा गड़जात, ये यहाँ पर गड़जात हो गया। फिर तीसरा मलयगिरी, यहाँ पर मलयगिरी हो गया। फिर सतकोसिया, यहाँ पर सतकोसिया हो गया। फिर नयागढ़, यहाँ पर नयागढ़ हो गया। और फिर महेंद्रगिरी, ये लास्ट में यहाँ महेंद्रगिरी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उड़ीसा भी स्टेट कवर हुआ। उड़ीसा के भी हमने फेमस माउंटेन रेंजेस देख लिए, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो भी हमने देख ली। एक बार और देख लेते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है? देवमाली। ठीक है, छत्तीसगढ़ आते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गौरलता। तो ये गौरलता कहाँ है? छत्तीसगढ़ के एक्सट्रीम नॉर्थ में,
एक बार छत्तीसगढ़ की बाउंड्री हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम सीमा इसकी देखनी शुरू करते हैं तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अपने पश्चिम में ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगेन पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में बोल सकते हैं महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण में या तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश, एक सेकेंड देख लेता हूँ आंध्र प्रदेश लग रहा है कि नहीं, हाँ आंध्र प्रदेश के साथ भी ये सीमा साझा करता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बाद, ठीक है, ये उड़ीसा के साथ और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस टाइप का कुछ ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक अभी हमने देखी कौन सी है, वो गौरलता हाईएस्ट पीक है किस जगह है, इस जगह है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरी जो फेमस यहाँ की हिल्स हैं वो है रामगढ़ हिल्स। इस जगह आपको रामगढ़ हिल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, रामगढ़ हिल्स वैसे तो यहाँ पर बहुत मतलब मिनरल्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हिल्स है। बाकी यहाँ ऐतिहासिक और प्राचीन गुफाएं भी मिली हैं, तो उस मतलब हिस्ट्री के सेंस में भी ये हिल्स थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। देन मैकाल पर्वतमाला हमने पढ़ा था कि मैकाल किसका भाग था, सतपुड़ा, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर मैकाल ये सतपुड़ा का जो भाग होता था, पूर्वी भाग, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट है वो है बैलाडीला, ठीक है। तो बैलाडीला आपकी पर्वतमाला है। अब ये क्या लो आयस के लिए, इन सब के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये बैलाडीला हो गए। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी देखी पर्वत श्रेणी, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने देखी वो सबसे पहले देखी हमने कौन सी, गौरलता, ठीक है। ध्यान करिए कहाँ पर है गौरलता, वो आपकी यहाँ पर है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर। फिर हमने देखी रामगढ़, ये रामगढ़ देख लिया। यहाँ पर हमने मैकाल देख लिया और यहाँ पर हमने बैलाडीला देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी छत्तीसगढ़ से जो ज़रूरी थी। अब अगला जो हमारा स्टेट है वो झारखंड। तो एक बार झारखंड को मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है झारखंड। बिहार से इसकी सीमा देखना शुरू करते हैं। बिहार से सीमा साझा करता है झारखंड, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, उड़ीसा से सीमा साझा करता है और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये झारखंड हो गया, ठीक है। तो झारखंड में जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं वो है राजमहल हिल्स। यहाँ पर है आपकी राजमहल हिल्स। इनका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण हुआ है और यहाँ बेसाल्ट की चट्टानें, जीवाश्म और कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों जीवाश्म और क्यों कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो एक बार जब हम पठारी भाग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे यहाँ पर क्यों इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, गोंडवाना लैंड का क्या महत्व था, तो वो सारी चीज़ें हम उस दौरान देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के ही थोड़ा सा दक्षिण में जब हम आते हैं यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर है पारसनाथ पर्वत, पारसनाथ हिल्स, और ये झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे कि पारसनाथ जो पर्वत है वो झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर, ठीक है, के नाम पर उनका ये पारसनाथ पड़ा है। उनका भी नाम क्या था, पार्श्वनाथ। फिर इसके साउथ में जब हम आते हैं तो डालमा पर्वतमाला मिलती है। यहीं पर आपकी डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एकदम जब साउथ में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारंडा पहाड़ी देखने को मिलती है। और सारंडा पहाड़ियाँ को 700 पहाड़ियों की भूमि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 4 पर्वत हिल्स देखी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। राजमहल पहाड़ियाँ हमने देखी, हमने पारसनाथ पर्वत देखा, हमने डालमा पर्वतमाला देखा और सारंडा पहाड़ियाँ देखी। तो इस तरीके से हमने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे स्टेट कवर किए। अब हमारा जो स्टेट बाकी है वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बहुत विशेष पर्वत श्रेणियाँ नहीं मिलती हैं। बिहार में जैसे कैमूर पर्वत श्रृंखला है, तो वो मैंने आपको कैमूर यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, मध्य प्रदेश में, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाकी जब पठारी भाग पढ़ेंगे तो अगर इसमें कुछ भी हमें पर्वत, विशेष पर्वत देखने को मिलते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो उस दौरान हम देख लेंगे जब हम पठार को करेंगे। और वो एक ही वीडियो में सारे पठार एक दिन में कवर हो जाएंगे, आधे घंटे में, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो इतने स्टेट के पर्वत देखे, पर्वतमालाएं देखी और पिछले वीडियोज़ में हमने जो भी पढ़ा था, तो एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर से जो यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हम अटेम्प्ट करने की स्थिति में हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला सवाल है, सवाल क्या है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अरावली है। कब निर्माण हुआ था आपका, 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है,
तो इसका जैसे हमने बताया था कि अरावली स्टार्ट तो खैर दिल्ली से हो जाती हैं, दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात, लेकिन इसमें मैक्सिमम हिस्सा जो है वो राजस्थान में, मैप में भी हमने कई बार देखा ये चीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, राजस्थान। फिर अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु क्या है, यू IAS के सवाल में आया था, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 570 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर निम्नलिखित में कौन सी रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, तो इस बार एक बार सोचिए, रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत किसके बारे में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था अरावली के बारे में, तो ये सवाल भी। फिर बात आती है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एक बार थोड़ा दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए कि हमने दक्षिण भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी देखी थी। अन्नामलाई पर चोटी थी अनाईमुड़ी, तो यहाँ पर इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी तक हम भारतीय प्रायद्वीप के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो भारतीय प्रायद्वीप में हमने देखा अनाईमुड़ी। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, जब हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि नर्मदा नदी इस तरीके से निकल रही है, इधर विंध्यन रेंजेस है और इधर सतपुड़ा रेंजेस है और यहाँ से तापी नदी निकल रही है, तो सतपुड़ा रेंजेस आ जाएगा इसका आंसर, सतपुड़ा। इस सवाल को देखिए और थोड़ा टाइम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार सबसे पूर्व में होगा। ठीक है, क्या, एक सेकेंड, इसमें पूछा गया क्या है, पश्चिम से पूर्व, अच्छा हाँ पश्चिम से पूर्व। इसमें एक ऑप्शन है खासी, तो ये हमने सेकेंड वीडियो में अपने पढ़ा था, जब हम सेकेंड वीडियो कर रहे थे तब हमने देखा था कि गारो खासी जयंतिया, हमने देखा था कि गारो की सबसे जो ऊंची पीक है वो शिलोंग पीक है, खासी की सबसे ऊंची पीक जो है वो नॉकरेक पीक थी, वो चीज़ें हमने सेकेंड वीडियो में देखी है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ आपको मिलेगी कहाँ, मेघालय में, तो मेघालय तो सबसे पूर्व में है, तो सबसे पूर्व में तो ये आ जाएगा। फिर हम पश्चिम की दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, तो पश्चिम की दिशा में फिर हमें ये मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। फिर मैकाल हमने देखा, मैकाल किसकी, सतपुरा, सतपुरा की रेंज है, तो ये मैकाल मिलेगा। देन इसके बाद महादेव मिलेगा, तो 1234 किसी में है, 1234, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। फिर अगला, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या उत्तराखंड में है, नहीं, क्या वो महाराष्ट्र में है, नहीं, क्या वो उड़ीसा में है, नहीं, कहाँ आएगा, तमिलनाडु। ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन वही UPPCS में पूछा गया है 2015 में, कि निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर। ये चीज़ हम 3-4 बार हमने जब पढ़ रहे थे केरल और कर्नाटक के बारे में, तो हमने देखा था कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है, और यही हिस्सा आपका केरल था, इधर तमिलनाडु था और इधर कर्नाटक था, तो ये संगम पे आ जाएगा। फिर और एक थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अनुक्रम में निकल लगाइए। तो सतमला है, हमने कहाँ पढ़ी है सतमला, महाराष्ट्र में। पीर पंजाल हमने देखी थी जम्मू कश्मीर। ठीक है। कैमूर पहाड़ियाँ हमने अभी देखी, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है। नागा पहाड़ियाँ हमने सेकेंड वीडियो में देखा था, नागालैंड में। ठीक है, तो इसको एक बार देखिए, आपकी नागा पहाड़ियाँ कहाँ आएंगी, यहाँ पर आएंगी। पीर पंजाल रेंज कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है। फिर इसके बाद सतमला कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। और कौन सा एक बचा, कैमूर इधर आएगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सा हुआ, पीर पंजाल, तो ये नंबर 3। फिर इसके बाद नागा पर्वत नंबर 4, फिर ये कैमूर नंबर 2, नंबर 1। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, 3 4 2 1। है कोई, पहाड़ियों को उत्तर से, दक्षिण से उत्तर लगाना था, सॉरी। ठीक है, तो इसको कोई नहीं, इसको हम उल्टा कर देंगे, 1 2 4 3, ये है कहीं 1 2 4 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था, ये केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर था, इस तरीके से केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर, यहाँ पर हमने देखा था कार्डमम हिल्स है इस जगह। किस में हमने देखा था, केरल और तमिलनाडु में देखा था।
ठीक है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में कौन से महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सी नहीं स्थित है? तो ये मांडव हिल्स, इसको ध्यान करिए, हमने कहाँ पढ़ा था? जी हाँ, गुजरात। हमने इनको गुजरात में पढ़ा था। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है? इसको हमने 2 बार डिस्कस किया था, पालनी हिल्स पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही है? तो एक बार इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मैकाल तो नहीं है, नागपुर होगा, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नागपुर से जो सबसे पूर्व में हमने देखा था, नागपुर के बाद वो था आपका मैकाल। तो नागपुर से पश्चिम की ओर जब चलेंगे तो सबसे पहले मैकाल मिलना चाहिए, तो सिर्फ मैकाल वाला यही ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? हमने देखा था कि नामचा पर्वत, हमने देखा था नंगा पर्वत का जो विस्तार है, सॉरी हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। तो नामचा पर्वत तो भारत में है, हालांकि नामचा पर्वत का पूरा हिस्सा भारत में नहीं है। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा हमारा चीन के साथ भी लगता है। ठीक है, तो नामचा पर्वत लेकिन भारत में है भी। नंगा पर्वत तो हमने देखा ही था, यहाँ हमने देखा था जब फर्स्ट वीडियो कवर कर रहे थे तब देखा था कि नंगा पर्वत से शुरू होकर ये पर्वत श्रृंखला नामचा पर्वत तक जा रही है। तो ये दोनों तो हो गए। कामेट हमने देखा तो उत्तराखंड में, अच्छे से पढ़ने की कोशिश की थी, ट्रिक भी थी उस टाइम, हमने लगाने की कोशिश की कैसे इस पर्वत को याद रखा जाए। तो कामेट भी आपका आ जाएगा इंडिया में। अब सिर्फ इसमें ये है, एलिमिनेशन लगा के हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि ये 3 हमें पता है कि ये 3 तो इंडिया में है। अगर 3 इंडिया में है तो ये इंडिया में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या नाम है? गुरला। तो ये आपका तिब्बत में पाया जाता है, तो ये इंडिया में नहीं होगा, और आंसर के लिए इसका। फिर और एक सवाल देखिए, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसको का सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब हम साउथ को पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि साउथ में हमने पढ़ा था दोड्डा बेट्टा, ठीक है, नीलगिरी। ठीक है, उस टाइम मैंने हाईलाइट भी किया था कि नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोड्डा बेट्टा, और वो कहाँ है? स्थित है तमिलनाडु में। तो एक बार देखते हैं 1 का 4 कहाँ पर है। 1 का 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यानी 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद राजस्थान में हमने देखा अरावली की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? गुरु शिखर। तो दूसरे का 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बाकी 2 मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी क्या है? नागालैंड, नागालैंड में माउंट सारावती, हाँ ये सही है, हमने देखा था। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रृंखला पर धूपगढ़ चोटी हमने देखी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ये भी हो गया। ओह, इसका फॉन्ट सही नहीं है, कोई बात नहीं, तो ये मैं पढ़ देता हूँ। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है गड़जात हिल, उड़ीसा, हमने देखा। मांडो पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र तो नहीं था। हमने जब गुजरात के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी कि यहाँ कच्छ था, ठीक है, यहाँ आपकी मांडव हिल्स थी, ठीक है, यहाँ गिरनार और यहाँ वर्धा, ये हिल्स हमने देखने की कोशिश की थी। तो मांडव हिल्स महाराष्ट्र में तो नहीं होंगी, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी नल्ला मलाई तो हमने देखा था आंध्र प्रदेश में, सेवराय भी हमने देखा था तमिलनाडु में, तो बाकी ऑप्शन तो सारे हैं। एक ये भी क्वेश्चन है जो कि अगेन सही से नहीं है सेट, ठीक है। तो इसमें एक बार देखना है कि बिलारी हमने देखा था जब हम कर्नाटक के बारे में पढ़ रहे थे, बिलीरंगन, तो उनको हम बिलारी श्रृंखला भी बोलते हैं, तो इसका आ जाएगा तमिलनाडु। देखना है हमें कि बी का 4 कहाँ पर है। बी का 4 आपका यहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। और किसी में तो है नहीं है बी का 4, एक सिर्फ डी में ही है, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कुल मिला के हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया और जितने भी आंसर्स हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो क्वेश्चन में हमें ऐसा कहीं भी नहीं मिला, जिस तरीके से इतने ये ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि उसमें पूछा गया कोई भी ऑप्शन को हमने कवर ना किया हो। हमने सारे ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश की है, और मैप में जितनी फेमस पर्वत श्रृंखलाएँ, उनसे महत्वपूर्ण चोटियाँ और जो भी जानकारी हो सकती थी वो हमने जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो
तो आज हमारी पर्वत श्रृंखलाओं के पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने नॉर्थ इंडिया फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया, सेकेंड वीडियो में हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर लिया, और ये थर्ड वीडियो में हमने पूरा साउथ इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत पूरा कवर कर लिया। तो फिलहाल हमारा माउंटेन्स और पीक्स वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो अगला हम शुरू करेंगे तो वो हम या तो फिर पठार ले सकते हैं या फिर माउंटेन पासेस ले सकते हैं, दर्रों वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि कल किस टॉपिक पर हमें बात करनी है, और तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए।